मूल्यांकन एक घटना नहीं है, यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति, विचार या स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए सोपानों से गुजरना पड़ता है, जो कि निम्नलिखित है। शैक्षिक उद्देश्यों का चयन, उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में लिखना, अधिगम परिस्थितियों की पहचान, उपयुक्त परीक्षण पर विधि का चयन, परीक्षण पर विधि का प्रयोग एवं प्रमाणों का लेखा, निष्कर्ष निकालना, भविष्यवाणी एवं प्रतिपुष्टि करना। तो जो सोपान होता है, ठीक है ना, सोपान, तो इसमें क्या है, मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है। क्या किया जाता है सोपानों में? तो इसके आधार पर बच्चों को कैसा, तो शैक्षिक आपका हो जाता है, शैक्षिक और व्यावसायिक। व्यवसायिक, व्यवसायिक मतलब जो व्यवसाय होता नहीं है, तो जो शैक्षिक हो जाता है, व्यवसायिक हो जाता है, वो निर्देशन दिए जाते हैं, यानी कि आप क्या चूज करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या आपको फ्यूचर में करना है, ये सब चीजें हो जाती हैं। तो मूल्यांकन से छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोणों और व्यवहारों और इनका इन जो ये है यानी व्यवहारों का ज्ञान संभव हो पाता है। किसके द्वारा? तो सोपानों के द्वारा। और शिक्षक के लिए शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की उपयोगिता, तो इसके लिए प्रत्येक अध्यापक को निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। अध्यापक को शैक्षिक परीक्षाओं के शैक्षिक उपयोग एवं उनकी परिसीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। उसे किसी भी परीक्षण की गुणवत्ता को निश्चित करने वाली कसौटियां तथा उन कसौटियों से संबंधित आवश्यक सूचनाएं संकलित करने की विधियों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें परीक्षण तैयार करने की योजना तथा उनके लिए प्रश्नों या पदों को लिखने का ज्ञान होना चाहिए। प्रधानाध्यापक यानी सॉरी यहाँ पे अध्यापक है, अध्यापक को विभिन्न परिस्थितियों में उपयोगी और प्रभावशाली परमापिकृत परीक्षणों का चयन करने का ज्ञान होना चाहिए और वह उचित एवं निष्पक्ष ढंग से परीक्षण का प्रशासन कर सके। उसे परीक्षणों से प्राप्त प्राप्तांकों की उचित व्याख्या करना तथा उनकी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। उपरोक्त तत्वों के आधार एवं ज्ञान एवं अभ्यास से अध्यापक शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन उचित प्रकार से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मूल्यांकन के क्षेत्र क्या क्या है। तो मूल्यांकन के क्षेत्र देखिए, मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत अत्यंत व्यापक है। आर एस वर्मा के अनुसार मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिनमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में किसका मूल्यांकन किया जाए, प्रश्न का उत्तर ही मूल्यांकन का क्षेत्र निर्धारित करता है। बिल्कुल भाई, क्योंकि क्या होता है कि जो प्रश्न का उत्तर है, आप जैसे आपने किसी बच्चे का मूल्यांकन किया, तो उसने अगर प्रश्न का उत्तर सही ढंग से दे लिया, तो यानी क्या हुआ कि उसका निर्धारण हो गया कि हाँ, इस बच्चे को आ रहा है। अगर अगर उत्तर नहीं दे पाया, यानी क्या है, जो प्रश्न का उत्तर है वही निर्धारित करता है। तो मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन द्वारा हम व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं। ये आयाम शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं। संक्षेप में मूल्यांकन का संबंध केवल छात्र की बौद्धिक उपलब्धि से ना होकर उनके संपूर्ण व्यक्तित्व से है। रेमर्स एवं गेज के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, ना कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि का। अतः मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत छात्र के व्यक्तित्व के अग्रलिखित प्रमुख पक्ष होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान, तो ज्ञान यहाँ पे देख लीजिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका हो जाता है ज्ञान। मूल्यांकन में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि छात्र ने विषय वस्तु के संबंध में कितना ज्ञान अर्जित किया है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही आप पता लगा सकते हैं कि छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया है। बोध तथा अवबोध, बोध से तात्पर्य है कि छात्र सीखी हुई सामग्री की कितनी प्रकार से व्याख्या करने में क्षमता जैसे आपने पूछा लाल किला कहाँ है, कहाँ स्थित है, तो इसका जवाब क्या हुआ? इसका जवाब ये हुआ, जो बच्चों को पता है तो वो दिल्ली ही बताएंगे, है ना, दिल्ली ही बता, और उसका आंसर भी दिल्ली ही है। तो यानी ये आपका जो क्वेश्चन हो गया, ये अभिसारी हो गया। और अपसारी का मतलब क्या हो गया? जैसे आपने बच्चों से कहा बताओ कि जो पौधे हैं, आपके यहाँ पौधे लगे हुए हैं, तो उनकी कुछ विशेषता बताओ, तो वो बच्चे विशेषता बताएंगे, लेकिन आंसर वो अपने अपने तरीके से देंगे, है ना। कुछ कहेंगे कि हमारे यहाँ जो पेड़ लगा है वो छोटा है, कुछ बताएंगे तो बड़ा है, कुछ बताएंगे उसकी पत्तियां नुकीली होती हैं, नुकीली है, कुछ बताएंगे उसकी पत्तियां गोल है, चिकनी है, मतलब बताएंगे उसी के बारे में, लेकिन आंसर अलग अलग होंगे। यह जानना, तो इस तरह से, तो बोध या अवबोध यानी बोध से तात्पर्य कि छात्र सीखी हुई सामग्री की कितनी प्रकार से व्याख्या करने की क्षमता रखते हैं, है ना। वो कई तरह से आपको आंसर दे सकने में निपुण होते हैं। तो आप क्या करेंगे, तो आपको जानकारी हो गई कि हाँ, बच्चों को आपने जो सिखाया था उसको वो कई ढंग से बता पाते हैं। उसके बाद हो जाती है सूचना। छात्र ने ज्ञान के संबंध में कितनी सूचनाओं का संकलन किया है। कुशलताएं, कुशलताओं का संबंध पाठ्य विषय से संबंधित कुशलताओं से है। और आपका हो जाता है प्रवृत्तियां, अभिवृत्तियां, मूल्य। यह देखना कि छात्र की अपने विषय में, अपने मित्रों से, अपने विद्यालय में क्या प्रवृत्तियां, अभिवृत्तियां, मूल्य हैं। बुद्धि, यह ज्ञात करना कि कुछ छात्र क्यों भूल करते हैं तथा त्रुटियों की क्यों पुनरावृत्ति करते हैं। यानी कि आप बुद्धि की जांच कैसे करेंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन दिया और वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, या भी जो भी आपने प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए दिया वो नहीं कर पा रहे हैं, वो बार बार उसमें भूल कर रहे हैं, त्रुटियां कर रहे हैं, और त्रुटियां फिर से यानी दोहरा भी रहे हैं। यानी आपने अगर कहा एक बार नहीं सही है, दोबारा उसको सही करो, फिर भी वो भूल कर रहे हैं, है ना। तो यहां पे ये चीज हो जाती है। योग्यताएं,
छात्रों की उपयोगिताओं का ज्ञान करना, योग्यताएं समान और विशिष्ट दोनों प्रकार की होती हैं। रुचियां, रुचि का मतलब इंटरेस्ट है ना। जब बच्चे क्या करते हैं, किसी चीज में इंटरेस्ट लेते हैं तभी बच्चे सीख पाते हैं। अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो कहते नहीं है कि पानी भी तो कोई आपकी मर्जी से नहीं पिएगा, जब उसको प्यास होगी तभी वो पिएगा। वही वाली चीज हो गई कि बच्चा अगर पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा है तो वो पढ़ेगा, वरना वो अगर आप उसको जबरदस्ती पढ़ाएंगे तो वो बुक तो आपके सामने खोल देगा, लेकिन आप क्या समझो कि वो पढ़ ही रहा है। ठीक है, तो कहते हैं कि रुचि यानी इंटरेस्ट बहुत जरूरी होता है। अगर बच्चा चाहेगा तभी पढ़ेगा। तो वही चीज हो गई। इसका संबंध किसी वस्तु, विषय या क्रिया की पसंद करने या ना करने से है। अभिरुचि परीक्षणों का आयोजन इसी उद्देश्य से किया जाता है। छात्रों की त्रुटियां, त्रुटियां देखिए क्या है, सीखने का एक हिस्सा होती हैं। और इसमें देख लेते हैं कि क्या है, मूल्यांकन के द्वारा छात्र की इस बात की जांच हो जाती है कि वह त्रुटियां क्यों कर रहा है। त्रुटियों का ज्ञान हो जाने पर उनके निराकरण के प्रयास किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए त्रुटियों की बात आई तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि त्रुटियां जो होती है वो सीखने का एक हिस्सा होती है। ये नेगेटिव नहीं होता है, ये पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि आप मनुष्य हो। मनुष्य क्या होता है, गलती करके ही सीखता है। ऐसा नहीं कोई बच्चा गलती कर रहा है तो आप उसको डांटो या मारो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप उसकी गलती में सुधार करने की कोशिश करो, क्योंकि गलती करके ही मनुष्य सीखता है ना। तो यहां पे ये हो जाता है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं होता है जो गलती करना यानी त्रुटियां करना। शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य का मापन करना मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके लिए प्रश्नावली, स्वास्थ्य इतिहास तथा निश्चय पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में शारीरिक स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसका मापन किए बिना कोई भी मूल्यांकन पद्धति अधूरी रह जाएगी। यानी जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य आपका जो है सही नहीं है तो क्या आप स्टडी अच्छे से कर पाएंगे, या मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं है तो क्या आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, नहीं ना। तो ये चीज हो जाती है यहाँ पे। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, मूल्यांकन की आवश्यकता है महत्व की। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और महत्व क्या है। तो मूल्यांकन यानी मूल्यांकन छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में परमाणु के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और उससे उनका विकास की सीमा तक हुआ है, विकास में बाधक तत्व कौन से हैं इसके बारे में पता लगाया जाता है। और मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी कार्यक्रम की आलोचनात्मक जांच करती है, बिल्कुल। और इसमें किसी कार्यक्रम की गतिविधियां, विशेषताओं और परिमाणों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना शामिल होता है। और इसका उद्देश्य किसी कार्यक्रम के बारे में निर्णय लेना, उसकी प्रभावशीलता में सुधार करना या प्रोग्रामिक निर्णयों को सूचित करना हो जाता है। और मूल्यांकन की आवश्यकता है महत्व जो आपका हो जाता है, देख लेते हैं। मूल्यांकन का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही अपेक्षा वर्तमान जीवन अत्यधिक जटिल हो गया है, बिल्कुल जटिल हो। विद्यालय में प्रवेश तो ले लेता है परंतु जीवन के लक्ष्य निर्धारित करने में अपने को असफल पाता है, या असफलता उसे निराशा में डुबो देती है। अतः इस बात की परम आवश्यकता है कि छात्र की विभिन्न योग्यताओं, क्षमताओं, कुशलताओं आदि का मूल्यांकन करके उसे एक निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ने का परामर्श दिया जाए। मूल्यांकन इस कार्य में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होता है। इस विषय में वर्मा लिखते हैं, मूल्यांकन के द्वारा छात्र को परामर्श तथा निर्देशन भी प्रदान किया जाता है। छात्रों को विभिन्न आयामों का मापन करके यह निश्चित किया जा सकता है कि छात्र को कौन कौन से विषय का अध्ययन करना चाहिए, उसे किस प्रकार का पाठ्यक्रम लेना चाहिए। मापन के द्वारा न केवल शैक्षिक निर्देशन ही वरना व्यवसायिक निर्देशन देने का भी कार्य किया जा सकता है। क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए बच्चा क्या है, अभी आप स्टडी बच्चे को करा रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, तो बच्चे को आगे आने वाले भविष्य में उसे रोजगार भी तो चाहिए, व्यवसाय भी तो चाहिए। अगर सिर्फ पढ़ के और उसको रोजगार नहीं मिला तब भी तो बच्चा किसी काम कर नहीं रहा। और यह ज्ञात हो जाता है कि किस विषय में कितना जानता है तथा अध्यापक को अपने शिक्षण में कितनी सफलता मिली है, जब छात्रों को उनकी दुर्बलता और गुणों का क्या हो जाता है, शैक्षिक मापन ज्ञान हो जाता है, तो वे अपनी दुर्बलताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। स्पष्ट है कि मूल्यांकन की आवश्यकता महत्व केवल छात्र के दृष्टिकोण से ही नहीं वरन शिक्षक, अभिभावक एवं समाज के दृष्टिकोण से भी है। मूल्यांकन की आवश्यकता विभिन्न क्षेत्रों में सभी के लिए उपयोगी है। जो निम्न, तो यहाँ पे है शैक्षिक मूल्यांकन की आवश्यकता। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। छात्रों के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता, शिक्षक के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता और अभिभावकों के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। तो यहाँ पे देख लेते हैं, छात्रों के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। छात्रों के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता, अग्र कारणों से मूल्यांकन छात्रों को इस बात का ज्ञान कराता है कि उनमें क्या क्या दोष हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब मूल्यांकन होता है तभी छात्रों को पता चलता है कि उनमें क्या क्या दोष हैं और उन दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है। तभी तो पता चलेगा, जब दोष पता चलेंगे तभी उनसे छुटकारा पाने के लिए उपाय भी किए जाएंगे। यही तो होगा ना। गुण दोषों का ज्ञान प्राप्त कर छात्रों को सरलता से सुधार सकता है। मूल्यांकन छात्र की प्रगति करने की प्रेरणा देता है। मूल्यांकन छात्र को अपने कार्य एवं कार्य के वास्तविक स्तर में अंतर बताता है। मूल्यांकन छात्र को यह बताता है कि वह उनकी योग्यता के किस प्रकार सुधार कर सकता है। मूल्यांकन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे छात्र किसी कार्य को ठीक या निर्धारित समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार उसमें तत्परता का विकास होता है। मूल्यांकन छात्रों की इस बात की भी ज्ञान कराता है कि वह सीखने की प्रक्रिया में किस स्तर तक पहुंच गया है। इस प्रकार मूल्यांकन छात्रों की प्रगति की जांच कराता है। मूल्यांकन से छात्रों में स्पर्धा की भावना का उदय होता है। वे अपनी अयोग्यता तथा छात्रों की योग्यता से प्रभावित होते हैं। वे भी अपने और योग्य श्रेष्ठतम बनाने का प्रयास करते हैं। क्रोनबैक के अनुसार मूल्यांकन छात्रों को इस बात का ज्ञान कराता है कि
अपने व्यवहार को किस प्रकार परिवर्तित एवं विकसित करना है। छात्र मूल्यांकन के परिणामों से अवगत होकर और अधिक श्रम करते हैं। मूल्यांकन से छात्र आत्म प्रकाशन और भाव प्रकाशन के अच्छे अवसर प्राप्त करते हैं। शिक्षक के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। शिक्षक के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता को निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया गया है। मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्षों से अध्यापक को यह निर्णय करने में सहायता मिलती है कि उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियां किस सीमा तक उपयुक्त है, क्योंकि बिल्कुल जब शिक्षक को ये पता चल जाता है कि जो वो विधियां अपना रहे हैं, क्या वो विधियां बच्चों के जो है फायदेमंद है। अगर फायदेमंद नहीं होती हैं तो उन विधियों को वो चेंज कर देते हैं और दूसरे तरीके से पढ़ाने लगते हैं, क्योंकि मेन मोटिव क्या होता है शिक्षक का कि बच्चों को ज्ञान हो, बच्चों में कोई कठिनाई ना रह जाए, है ना। तो बच्चों के जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो, लेकिन डाउट्स तभी क्लियर होंगे जब उनकी विधि जो है वो बेहतर से बेहतरीन होंगे। तो वो क्या करते हैं, तो इनसे जब इनकी जानकारी होती है तो वो अपनी विधियों को चेंज कर देते हैं, है ना। मूल्यांकन के माध्यम से अध्यापक कक्षा में समस्त छात्रों की प्रगति के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेता है। मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्षों से अध्यापक को यह भी ज्ञात हो जाता है कि छात्र किस विषय में कमजोर है। बिल्कुल इससे यह भी पता हो जाता है कि छात्र किस विषय में कमजोर है, उसी विषय पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात हो जाता है कि छात्रों की समस्या किस प्रकार की है, बिल्कुल कौन सी वस्तु उनकी प्रगति में बाधक है और वो कैसे दूर की जा सकती है। मूल्यांकन द्वारा अध्यापक को शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति या प्राप्ति का पूर्व ज्ञान होता है। यदि छात्र अध्यापक के प्रयास के पश्चात भी निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहते हैं तो अध्यापक अपनी त्रुटियों तथा सावधानियों के प्रति सजग हो जाता है। इस प्रकार मूल्यांकन उसे भविष्य के लिए सतर्क करता है। बिल्कुल सही है। मूल्यांकन अध्यापक को शिक्षा के परिणामों और छात्रों की उपलब्धियों का ज्ञान कराता है। कक्षा में विभिन्न मानसिक स्तर के छात्र आते हैं। मूल्यांकन द्वारा अध्यापक असाधारण योग्यताओं वाले छात्रों और मानसिक दृष्टि से पिछड़े छात्रों का ज्ञान प्राप्त करता है। इस ज्ञान के परिणाम स्वरूप वह असाधारण योग्यता वाले छात्रों को प्रोत्साहित कर सकता है और पिछड़े बालकों के लिए विशेष शिक्षण की व्यवस्था कर सकता है। छात्रों की योग्यताओं और उपलब्धियों का ठीक ठीक ज्ञान मूल्यांकन द्वारा होता है, जिससे छात्र वर्गीकरण सरलता से किया जा सकता है। बिल्कुल ये चीजें हो जाती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि शिक्षक को भी नॉलेज हो जाती है कि छात्र में क्या कमियां हैं, उनको किस तरह से सुधारा जाए। तो यहाँ पे ये चीज बताई गई है। उसके बाद आपका हो जाता है अभिभावकों के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। तो अभिभावक के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता को अग्रलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया गया है। मूल्यांकन छात्रों अध्यापकों के लिए ही केवल उपयोगी नहीं है, वरन इससे अभिभावक भी अपने बालकों की प्रगति के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भाई बिल्कुल, क्योंकि उनको पता हो जाता है कि हमारा बच्चा कहाँ पे कमजोर है, उसको किस चीज की नीड है, उसको क्या परेशानी है ना। ये सभी चीजें अभिभावक समझ जाते हैं, जान जाते हैं। प्रत्येक अभिभावक अपने बालक को विद्यालय में ज्ञानार्जन करने तथा नैतिक विकास करने के लिए भेजता है। बालक विद्यालय की किस सीमा तक प्रगति कर रहा है, इसका ज्ञान अभिभावक को उस समय ही हो सकता है जबकि छात्र का विद्यालय में उचित मूल्यांकन करने के पश्चात उसका प्रगति पत्र देखने को मिलता है। मूल्यांकन बालकों के विषय में पूर्ण सूचना प्रदान करके अभिभावकों को उनमें सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। मूल्यांकन द्वारा अभिभावकों को छात्रों की रुचियों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अतः वे उन्हें उनकी रुचियों के अनुकूल सुविधाएं प्राप्त करके व्यक्तित्व के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। ये चीज तो बिल्कुल सही है भाई। गार्जियंस को भी ये हक होता है कि बच्चों को और हक क्या मतलब उनका ये इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना, उनका बच्चा कैसा है, किस विषय में कमजोर है। तो ये सभी चीजों की जानकारी गार्जियंस को होनी चाहिए, और गार्जियंस को प्राप्त होती है कब, जब उनका रिजल्ट बनता है ना। तो उनको पता हो जाता है कि हमारा बच्चा कहाँ पे कमजोर है, किसमें उसकी मजबूत पकड़ है। तो इन सभी चीजों पे जानकारी हो जाती है किसके द्वारा, तो मूल्यांकन के द्वारा जानकारी हो जाती है। पढ़ना है तो शैक्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत शैक्षिक अनुसंधान की प्रक्रिया को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मूल्यांकन के आधार पर ही छात्रों के अधिगम स्तर एवं शिक्षण विधियों की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता आदि के संबंध में शैक्षिक अनुसंधान द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सत्यापित किए जाते हैं। मूल्यांकन से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष सामान्य रूप से सत्यता के अधिक समीप होते हैं, जबकि मूल्यांकन प्रक्रिया को वैध एवं विश्वसनीय आधार एवं संपन्न किया गया हो। इसके विपरीत मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न नहीं किया गया तो उसमें प्राप्त निष्कर्ष भी पूर्णतः विश्वसनीय एवं वैध नहीं होंगे। प्रायः शिक्षक अनुसंधान की प्रगति गुणात्मक कैसी है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, गुणात्मक मूल्यांकन पर ही आधारित होती है। किस पर, तो गुणात्मक मूल्यांकन पर आधारित होती है। अनुसंधान के मूल्यांकन के अभाव में अनुसंधानों का विकास संभव नहीं हो सकता। मूल्यांकन द्वारा लगभग पिछले 25 वर्षों में भारत में शैक्षिक अनुसंधानों की प्रगति तेजी से हुई है। या प्रगति अनुसंधान के प्रत्येक स्तर जैसे डीलेट, पीएचडी, एमफिल तथा एमएड में हुई है, परंतु इसका उच्च स्तर यानी इसका स्तर उच्च नहीं है। इस कारण से भारतीय शिक्षा शास्त्री इस दिशा में गंभीर हुए और पिछले वर्षों में शिक्षा अनुसंधान में गुणात्मक नियंत्रण पर राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सभाएं तथा गोष्ठियों का आयोजन हुआ है। इन गोष्ठियों में अनुसंधान के गिरते स्तर पर पर्याप्त तर्क वितर्क हुए हैं। उसके आधार पर शैक्षिक अनुसंधान की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मूल्यांकन करने हेतु कुछ सिद्धांतों पर सहमति हुई है, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। अभी आपने मूल्यांकन के बारे में जाना, मूल्यांकन क्या होता है इसके बारे में जाना, तो अब हम लोग क्या जानेंगे, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्या होती है। अब जैसे मूल्यांकन शिक्षक और छात्र दोनों के लिए सहायता भाई प्रदान करता है। क्यों नहीं प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। छात्र को अपनी प्रगति के संबंध में पृष्ठपोषण मिलता है। पृष्ठपोषण यानी उसको रिजल्ट मिलता है। यही तो होता है कि भाई उसकी क्या प्रगति है तो उसके बारे में वो जानता है। और शिक्षक अपनी प्रभावशीलता को मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा जान लेता है कि यानी शिक्षक ने उसे बच्चे को कितना सिखाया है, कितना समझाया है, बच्चे को क्या क्या चीजें समझ में आई है, ये सब चीजें क्या हो जाती है, तो शिक्षक की जो
प्रभावशीलता है उसका भी मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा जान लेता है शिक्षक भी, ठीक है ना? तो इसमें यहाँ पे समझ लेते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। मूल्यांकन एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से समाज को यह ज्ञात होता है कि शिक्षा की प्रगति वांछित ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है। समाज को मूल्यों द्वारा यह ज्ञात होता है कि उचित प्रकार की शिक्षा के स्तरों की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है, और मूल्यांकन द्वारा समाज विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करता है, जैसे शैक्षिक कार्यक्रम उचित है या अनुचित है, किन विषयों का अधिक महत्व है आदि। मूल्यांकन द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल पाठ्यक्रम को समाज की तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सकता है, और समाज अपने सदस्यों के बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। थोड़ा सा और भी इसके बारे में जान लेते हैं, है ना? इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यानी क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे हो जाता है, देखिए, शिक्षा की सहमति हुई, है ना? और इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षा में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना भी हो जाता है, और शिक्षा प्रशासन इस दिशा में कहां तक सफलता प्राप्त कर रहा है, ये जो मूल्यांकन होता है उसके जरिए ही ज्ञात किया जा सकता है ना? और मूल्यांकन द्वारा भारतीय जो शिक्षा शास्त्रियों या को यह ज्ञात होता है कि हमारे देश का शिक्षा स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। इन सब चीजों के बारे में क्या होता है, तो जानकारी प्राप्त हो जाती है ना? तो कि मापन द्वारा शिक्षार्थियों की उपलब्धि की मात्रा अथवा स्तर निर्धारित किया जाता है। देखिए, वही चीज हो गई कि भाई मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों और विशेषताओं का सिर्फ वर्णन किया जाता है। गुणों और विशेषताओं, यह चीज ध्यान रखिएगा। और मापन का संबंध केवल उस प्रक्रिया से जो शिक्षार्थी के संबंध में यह ज्ञात कराती है कि कोई योग्यता अथवा कुशलता शिक्षार्थियों की किस स्तर तक है। मूल्यांकन में मापन के साथ मूल्य भी निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार मापन मूल्यांकन का आवश्यक अंग है, बिल्कुल अंग है। मूल्यांकन में विद्यार्थियों की उपलब्धि का संख्यात्मक विवरण, मापन योग्यताओं के गुणात्मक विवरण तथा इन दोनों के आधार पर मूल्य निर्धारण या निर्णय लेना सम्मिलित है। यहाँ पे इस तरह से आपका हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार मापन उन तथ्यों से संबंधित है जिन्हें संख्या में व्यक्त किया जाता है, तथा कितना प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है ना, कि कितना प्राप्त किया, यही तो है ना, प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है। मूल्यांकन में कितने से अलग क्या मूल्य है, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, एक टाइपिंग सीखने वाला विद्यार्थी परीक्षा दे और परिणाम निकले कि वो प्रति मिनट 40 शब्द टाइप करता है और कुछ 5 गलतियां करता है, तो इसे मापन की प्रक्रिया कहेंगे। कि भाई कोई व्यक्ति है, वो टाइपिंग कर रहा है, वो हर मिनट में 40 शब्द टाइप करता है, उसमें 5 गलतियां भी निकल रही हैं, तो इसे मापन की प्रक्रिया कहेंगे। इसमें मुख्य तथ्य टाइप करना है ना? मुख्य भाई जो तथ्य है, क्योंकि वो अगर टाइप ना करता तो गलतियां पता कैसे चलती, और ये भी नहीं पता चलता कि कितने टाइम में कितने शब्द वो टाइप कर रहा है ना? तो क्या है, गति एवं परिशुद्धता इस तथ्य के वे परिमाप हैं जिनका मापन किया जा रहा है। 40 शब्द, 5 गलतियां, ये वे प्रतीक है जिससे परीक्षार्थी की टाइप योग्यता प्रमाणित हुई है। बिल्कुल यही चीज है कि भाई अगर टाइपिंग ना करता बंदा तो पता नहीं चलता। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि यदि विद्यार्थी की टाइप करने की योग्यता को अन्य विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को सामने रखकर आंका जाए, तो इस आधार पर इसे मध्यम या बी ग्रेड दिया जाए, तो इस प्रक्रिया को मूल्यांकन कहेंगे। क्योंकि जब इतनी गलतियां निकली और इतने मिनट में इसने वर्क किया, तो बी ग्रेड दिया गया, है ना? इसमें प्रतीक या ग्रेड विद्यार्थी की टाइप योग्यता की गति एवं शुद्धता का मूल्य आंकता है। वस्तुतः मूल्यांकन गुणात्मक निर्णय करने की एक प्रक्रिया है, अतः यह भी एक प्रकार का मापन है। जिस प्रकार हम किसी वस्तु के परिमाप का वितरण यानी विवरण देने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार उसके गुणों का विवरण देने के लिए गुणात्मक यानी क्या कर सकते हैं हम लोग यानी गुणात्मक मानकों को मूल्यांकन का आधार बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर को इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, मापन एक भौतिक पदार्थ के गुण अथवा विशेषताओं के परिणाम को अंकात्मक रूप देने की प्रक्रिया है। और मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन व्यक्ति के संबंध में क्या अच्छा है क्या बुरा है, अर्थात गुण दोषों के संदर्भ में अवलोकन करने की प्रक्रिया है या क्रिया है, ठीक है ना? मापन संख्यात्मक मूल्य है, और मूल्यांकन में संख्यात्मक तथा गुणात्मक मूल्य दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। और इसमें क्या है, इसके देखिए, इसके द्वारा कितने उद्देश्य प्राप्त हुए इसकी जानकारी होती है, यानी मापन में कितने उद्देश्य प्राप्त हुए हैं इसकी जानकारी होती है। और इसके द्वारा यानी मूल्यांकन के द्वारा, यहाँ पे देखिए मूल्यांकन देख रहे हैं, तो मूल्यांकन के द्वारा संख्यात्मक तथा गुणात्मक दोनों का सम्मिलित किया जाता है, और उसके बाद इसके द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है ये ज्ञात होता है। और मापन ये साधन है, साध्य नहीं है। क्या है, ये साधन है लेकिन साध्य नहीं, और मूल्यांकन ये अपने आप में एक साध्य है। साध्य मतलब गोल, है ना? और मापन द्वारा किसी के बारे में स्पष्ट धारणा नहीं बना सकते। मापन के द्वारा क्या कर सकते हैं, किसी की स्पष्ट धारणा नहीं बना सकते, लेकिन मूल्यांकन द्वारा स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। कहा जा सकता है कि छात्र समग्र रूप से कैसा है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप मूल्यांकन बच्चे का करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है। तो इसमें तो आप कर सकते हो ना, एक धारणा बनाई जा सकती है। और मापन का कार्य साक्ष्यों का एकत्रीकरण है, और इसका कार्य साक्ष्यों के विश्लेषण से निष्कर्ष प्राप्त होता है। तो क्या है, मापन क्या है कि साक्ष्यों का एकत्रीकरण है। आपने साक्ष्य किया, जैसे अभी पेड़ का हमने एग्जाम्पल दिया कि एक पेड़ था तो वो 10 मीटर था, तो नहीं पता था, लेकिन जब मीटर से इसको आंका गया तो रिजल्ट निकला कि ये 10 मीटर
मीटर है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि जो मूल्यांकन हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, साक्ष्यों के विश्लेषण से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि बच्चे ने कितना सीखा, अध्यापक ने कितना सीखा है। तो इसमें अध्यापक को भी पता चल जाता है कि हमने कितना सीखा है, कितना सिखाना बाकी है, और बच्चे को ये चीज हो जाती है कि हमने कितना सीखा और अभी हमारे में क्या कमी रह गई है ना? यही तो है ना? और इसका कार्य केवल अंक प्रदान करना है, यानी जो अंक ही तो प्रदान करोगे कि भाई अभी एग्जाम्पल दिया तो उसमें 10 अंक आपको मिलेगा कि 10 मीटर है, यही तो है ना? तो इसमें सिर्फ अंक प्रदान करना है, और मूल्यांकन में इसमें अंक प्रदान करने के बाद मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, जैसे अंक के अलावा कौन सा स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि इसमें बाद में आपको स्थान भी दिया जाएगा, है ना? तो यही चीज हो जाती है। मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है, और मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। मापन केवल मात्रात्मक होता है। मापन कैसा होता है? तो मात्रात्मक होता है, ये चीज याद रखिएगा। और मूल्यांकन मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है, ये चीज याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट, जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि मापन केवल मात्रात्मक है। मापन कैसा है? तो मापन मात्रात्मक है, और मूल्यांकन कैसा है? मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों हो जाते हैं। इस तरह से आपका हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं मापन और परीक्षण में अंतर को, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए अच्छे से इसको समझिएगा। मापन का प्रयोग व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है, ठीक है भाई। और परीक्षण, जबकि परीक्षण का क्षेत्र कैसा होता है? तो संकुचित होता है। मापन के किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है, और परीक्षण, जबकि परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान किया जाता है। उसके बाद है मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है। मापन का संबंध किससे होता है? तो ये भी याद रखिएगा आप लोग कि भौतिक गुणों से होता है, जबकि परीक्षण का संबंध मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। और मापन में वस्तुओं को नियमानुसार संख्यात्मक रूप प्रदान कर परिभाषित किया जाता है, और जबकि परीक्षण में विभिन्न प्रकार के पदों को मानवीकृत करके प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद है मापन में भौतिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है, और जबकि परीक्षण का प्रयोग स्वयं उपकरण किया जाता है। तो यहाँ पे ना तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।